सारे, तो आप बेशक डिस्कशन कर लें। अगर भी आपके में क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। और आई होप कि आप लोगों को मिड के जो रिजल्ट्स हैं वो सबको मिल गए होंगे और सब आप लोग हैप्पी होंगे जो आपने किया है मिड में। मैंने आपको रिजल्ट्स जो हैं वो दे दिए हैं। उम्मीद है कि आप सब अपने रिजल्ट के साथ हैप्पी होंगे। होते तो नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी आई जस्ट एज्यूम दैट कि आप लोग हैप्पी होंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, नहीं तो फिर हम लोग जो है वो आज की क्लास को अगर स्टार्ट करें, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थोड़ी देर डिस्कशंस करेंगे हम लोग। पूछ लें जल्दी से, सवाल रेज कर लें, वन बाय वन हैंड रेज करना चाहें या माइक अनम्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी 3843 आप पूछ लें। यस 43 जी यू कैन सर, अस्सलाम आस्क। वालेकुम। सर आपने जो टू फेज मेथड पढ़ाया था ना, तो सर उसका वालेकुम मतलब अस्सलाम। इनिशियली स्टेप जो था कि जहाँ से आपने कहा था कि हम इसको मिनिमाइज करेंगे, मतलब जी की वैल्यू में, कि जो जी के जो कांस्टेंट थे 4x1 आई थिंक समथिंग प्लस 2x3 2x2 जी शायद। तो सर उसमें जो आपने नेक्स्ट स्टेप किया है, तो आपने z में जो है वो मतलब वो नहीं है, r1 प्लस जी जी r2 है, मतलब जो जी नीचे जी हमने कॉन्स्टेंट्स को इक्वल किया है आर्टिफिशियल कॉन्स्टेंट्स ऐड करके। तो सर ये वाला स्टेप नहीं समझ आया कि वो कैसे किया मिनिमाइज, उनको बिल्कुल इक्वल टू जीरो कर दिया। जी सर। एग्जैक्टली चले मैं इसको जी डिफाइन कर देता हूँ, आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ जी कि जो आपका टू फेज मेथड है उसमें आपके पास बेसिकली दो फेजेस होते हैं। इस एक को हम कहते हैं कि वो फेज वन है और दूसरा फेज टू है। और जो आपका टू फेज मेथड है बेसिकली इसकी इनिशियली जो इसका जो स्लोगन है, बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं आपका टू फेज मेथड हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमने एम टेक्निक मेथड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टू फेज से पहले हम एम जी टेक्निक सर। पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में ऐसा ही शायद है कुछ। तो टू फेज मेथड जब हम लोग पढ़ते हैं ना, सॉरी एम टेक्निक मेथड पढ़ते हैं, तो उनमें जी एक कांस्टेंट एम जो है, जो पेनाल्टी वेरिएबल कह लें या बिग एम, जो हम लोग उसमें अपनी तरफ से ऐड करते हैं एज आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है जब आप कंप्यूटर पे एग्जैक्टली। प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो जो एम है, क्योंकि जो कंप्यूटर होते हैं वो सेंसिबल नहीं होते, एक जो एनालिटिकल सॉल्यूशंस नहीं करते, वो आप उनको जो वैल्यूज देंगे वो न्यूमेरिकल मैनिपुलेशंस करते हैं कंप्यूटर्स। तो जी सर। आपके पास जो एम की जो लार्ज वैल्यू होगी वो कंप्यूटर को इरिटेट करेगी ऑब्वियसली। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम फिर स्विच कर जाते हैं, एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं कि जी टू फेज मेथड जो है वो हम लोग यूज करेंगे। और टू फेज मेथड में बेसिकली हमारे पास दो फेजेस होते हैं। जी सर। एक फेज तो होता है जिसमें हम लोग, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है हम आर कहाँ से ले आए हैं। तो टू फेज में हम लोग पहले फेज में जो हमारा जी जी वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ओरिजिनल जो गिवन है उसको हम लोग फिलहाल साइड पे कर देते हैं और एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसको हम आर से शो करते हैं। आप किसी, मैंने आर से किया है, शायद किसी बुक में जी से ही शो किया गया हो, या कोई और वेरिएबल ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई भी आप एक वेरिएबल लेके और मिनिमाइज करते हैं किसको, जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए जी होते सर। हैं। एम टेक्निक में हम लोग जी आर्टिफिशियल सर। ऐड करते हैं और आर्टिफिशियल के जी साथ सर। एम को मल्टीप्लाई करते जी हैं, सर। कभी माइनस में कभी प्लस में, डिपेंड करता है कि कंडीशन कौन सी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन टू फेज में हम ये नहीं करेंगे। टू फेज में हम लोग सिंपली जैसे हमने एम टेक्निक में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए, ठीक है एज इट सर। इज आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, लेकिन एम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे टू फेज में। जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आपने ऐड किए हैं, यानी कि अगर एक है, दो है, तीन है, चार है, जितने भी आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, उन सबको हम लोग एक नए फंक्शन के बराबर लेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो एग्जांपल हमने इस एग्जांपल में किया है या इस प्रॉब्लम में हम जी लोगों ने सर। किया है, तो हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज किए हैं, दो आर्टिफिशियल वेरिएबल जी आपके सर। पास यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल शायद एक कैपिटल R1 था, दूसरा कैपिटल R2 था।
तो हम इनको टू फेज मेथड की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि फेज 1 स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले अगर आप एक थ्योरी का पेज पढ़ेंगे, या इवन आप अगर आप हमदे ताहा को थोड़ा सा स्टडी कर लें इसके इन स्लाइड्स के साथ में, थोड़ा सा उसको सामने खोल के रखें, तो उसमें आपको एक लाइन मिलेगी कि जब आप टू फेज मेथड अप्लाई करेंगे तो जी आपको जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम फोर्सली ऐड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और उन आर्टिफिशियल का जो जितना भी इन्फ्लुएंस होता है आपके जी जी के सर वैल्यू में, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आर्टिफिशियल वेरिएबल जी हमारी प्रोग्रामिंग में तो नहीं थे ना, लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम लोगों ने बनाई उसमें तो कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं जी था, तो हम जी लोगों ने वो आर्टिफिशियल वेरिएबल फोर्सली जी को दिए हैं, हमने खुद से दिए हैं ना, तो उनका इन्फ्लुएंस भी हमने जी में से खत्म करना है, यानी कि जो हमने कोई चीज फोर्सली ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर जी दिया तो कम से कम सर जब आपने उसको सॉल्व पिछले करें तो लेक्चर्स में उसका ये भी बताया इन्फ्लुएंस था जो है कि जो वो हम खत्म करें किसी आर्टिफिशियल तरह, उसको ऐड जीरो कर करते हैं लें। तो वो ऑटोमेटिकली वेनिश हो जाते हैं, मतलब ठीक है, इसका इफेक्ट ज्यादा उस पर नहीं पड़ता। एग्जैक्टली एम का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैनिश हो जाएगा। मैंने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन अब जो यहाँ पे दूसरा मेथड है, इसमें आर्टिफिशियल का जो यानी कि अफेक्ट है, वहां पे तो एम एंड में ऑटोमेटिकली हम जी को कंसिस्टेंट कर रहे थे। एम टेक्निक मेथड जी में जब भी हम लोग टू फेज मेथड स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है पहले पिवटल ऑपरेशन करके जी को कंसिस्टेंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन मुजफ्फर ने भी पूछा था, उसको भी कल कंफ्यूजन हो रहा था कि सर ये जो हम आपने आपके वीडियो लेक्चर में कहा है कि ये एंड में जब हम लोग पिवटल ऑपरेशन करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रही। फिर मैंने उनको गाइड कर दिया था कि आप ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वैल्यूज जो हैं वो निकाली हैं, जी वो सेटिस्फाई करेंगी। बाद में उनको समझ में आ गया था। आई होप कि आप लोगों को वो सेक्शन तो समझ में आ गया। टू फेज में हम क्या करेंगे, हमेशा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको मिनिमाइज करेंगे, चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का हो चाहे प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का हो, लेकिन फेज 1 में हमेशा सर हमने मिनिमाइज मिनिमाइज कर रहे हैं तो करना है। इसमें एक नया ऐसा तो नहीं फंक्शन है कि ले जो लिया पिछले फॉर में हमने सपोज, कहता कि आर्टिफिशियल जब हम ऐड कर रहे थे तो अगर फॉर सपोज मिनिमाइजेशन का था तो हम पॉजिटिव ले रहे थे और मैक्सिमाइजेशन का तो नेगेटिव ले रहे थे, तो यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं 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 वो आगे है। नहीं 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 नहीं, फेज 1 में आप हमेशा मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज का मतलब है कि सम ऑफ ऑल सही आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो आ गया तो फेज 2 पे सही मूव करेंगे, अगर ये जीरो नहीं आया जी सर तो हम फेज 2 पे मूव नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो आपको अब समझ में आ गया कि आर कहां से आया। अब इसी आर में से जैसे हम सिंपल सिंपलेक्स का टेबल बनाते हैं या जी टू सर फेज का टेबल बनाते हैं, एज इट इज आप इसका टेबल जी बनाएंगे, सिर्फ जी की जगह आर लिखा हुआ होगा। ओके है, सारा प्रोसीजर करेंगे। पहले आप पिवटल ऑपरेशंस करेंगे, क्योंकि जो पहला टेबल, अगर आपके पास आप स्लाइडें खोल लें, सारे जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप स्लाइडें खोल लें जी तो सर मैं खुली हुई है। आपको बेहतर गाइड कर लूँ। आप जल्दी से स्लाइडें खोल लें अपने सामने, अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी पे, जल्दी से स्लाइड खोल लें ताकि तो चलें। स्लाइड जी आपको नजर आ रही होगी, ऊपर रेड लिखा जी होगा टेबलो, तो स्लाइड खुली हुई है। द एसोसिएट टेबलो इज, जो फर्स्ट टेबलो हमारा बन रहा है। तो इसमें r इज इक्वल टू x1 का कोफिशिएंट r में जीरो है, ऑब्वियसली जीरो है, x2 का भी जीरो है, x3 का सही भी जीरो है, जी r1 का सर -1 मिला, r2 का जी -1 इसलिए मिला क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया। ओके हो गया। बाकी जो कंस्ट्रेंट्स थे सही वो आपको लिखना आते हैं, बनाना आते हैं, हमने कंस्ट्रेंट्स सारे के सारे लिख लिए एज इट इज। हम शुरू में ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी हमारे स्लैक बेसिक्स वेरिएबल्स हैं होते या आर्टिफिशियल हैं। वेरिएबल्स हैं, जी इनिशियल टेबलों में वो जी किस जी वेरिएबल का रोल प्ले कर रहे थे, वो बेसिक वेरिएबल का रोल प्ले कर रहे होते हैं। मानते हो, मानते हैं इस बात को, मानते हैं। चलें, अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूं कि मेरा जो r है, मैं पिवटल ऑपरेशन क्यों करता हूँ, यहाँ पे आपको राइट साइड पे सॉल्यूशन में r के सामने r इज इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन मिल रहा होगा, जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जी अगर सर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा हो तो। जी यानी कि जो r वाली रो है उसका सॉल्यूशन जो है वो जीरो है। ठीक है, अब आपके पास इनिशियल जो सॉल्यूशन में हम हमारे क्या पहले से करते हैं, मिले जब हुए फर्स्ट होते हैं, सॉल्यूशन मतलब बनाते हैं तो हम x1 किन x2 वेरिएबल्स को इक्वल टू जीरो पुट नॉन करते हैं, बेसिक्स को जितने भी हमारे सर। नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल्स, देखिए ये मिले हुए वाली बात ना करें आप, क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम में प्रॉब्लम दूंगा तो ये टेबल कहीं भी बीच में से उठा के दे दूंगा, तो आपने टेक्निकली सोचना है कि उस जी टेबल सर में जो राइट मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर होगा वो बेसिक वेरिएबल्स हैं, बाकी जो भी हैं वो नॉन बेसिक हैं।
ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। से मैं x1 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x2 x3 तीनों में 0 पुट कर रहा हूँ। जो मैंने जी सर। मिनिमाइज वाला फंक्शन बनाया है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। खुशकिस्मती से वहां ना x1 है, ना जी x2 है, ना x3 है, इसका मतलब वो तीनों ऑलरेडी 0 हैं। सही हो गया। जी लेकिन यहाँ पे आपको r1 की वैल्यू क्या मिल रही है फर्स्ट टेबलो 6 में? जी r1 की वैल्यू 3 मिल रही है, r2 की वैल्यू 6 मिल रही है, पुट करो। जो जहां पे हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं जी जिसको r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो कितना आया? r इज इक्वल टू सही 9 आया। जी सर। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे 9 आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप जो आपका फर्स्ट टेबलो है उसमें जो r का सोल्यूशन है वो 0 है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा सोल्यूशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट कुछ और आना चाहिए। यहाँ पे 0 आ रहा है। जब हम जी इनिशियली r1 और r2 की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले करेंगे पिवटल ऑपरेशन, मतलब ये जो r1 की में -1 और -1 r2 के आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम लोग पिवटल ऑपरेशन करके 0 करेंगे। क्यों क्या करेंगे? न्यू r एंटरिंग बनाएंगे। रो और न्यू r से मुराद है कि आप क्या करेंगे इसमें, हम्म, फर्स्ट रो को, मतलब r1 और r2 जो रोज हैं सही आपकी, इन दोनों को ऐड करके r ओल्ड r है उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, नया एक r बन जाएगा। वो r फिर जब आप सही r1 और r2 की वैल्यू पुट करेंगे तो जी सेटिस्फाई करेगा। ये थी जी सर। पहली कंसिस्टेंसी कंडीशन। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अब अगर आप दूसरा टेबल देखेंगे आपके सामने खुल गया होगा, कंसिस्टेंसी ऑफ आर। मैंने, क्योंकि हम लोग टू फेज भी डिस्कस कर चुके हैं और सिंप्लेक्स भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने नहीं ये समझा कि इसको डिटेल के साथ फिर मैं सारे स्टेप दोबारा करूं, तो मैंने इसलिए ये डायरेक्टली यहाँ पे आपके पास जो है ये सारा कुछ यहाँ पे रख दिया है सिंप्लीफाई करके। तो जब आप ये वाले पूरे स्टेप करेंगे, यानी कि आर को कंसिस्टेंट करेंगे और एंटरिंग और लीविंग वेरिएबल फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमाइज कर रहे हैं। 0 मिनिमाइज में आप कब स्टॉप पॉजिटिव हो जाए करेंगे? जब आर में सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ जाएं? सर। पॉजिटिव आ जाएं ना, नेगेटिव आ जाएं, सॉरी पॉजिटिव नहीं, जी क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में मोस्ट नेगेटिव चाहिए होता है ना। देखो, अगर आप सिंप्लेक्स मेथड पे प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है, आप सिंप्लेक्स मेथड पे एल्गोरिदम चला रहे हैं और आपके पास जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन का है, तो जब आपको उसमें कोई कैसे पता नेगेटिव नहीं चलेगा कि होगा, आपका जो सिंप्लेक्स मेथड है नेगेटिव वो की अब वैल्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन पे आप पहुंच गए हैं? में भी नेगेटिव नहीं होगा। पास जब उसमें सारे के सारे कोई पॉजिटिव नहीं होगा। देखो उल्टा कर रहे हैं आप। पॉजिटिव अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो हम तब तक मिन उसको चलाते हैं जब तक सारे के सारे मिनिमाइजेशन नेगेटिव खत्म हो जाते हैं। पॉजिटिव क्या होता है? मुजफ्फर सुन रहा है मुझे? सर हमारे पास यस, कोई स्लैब इशू सुन रहा नहीं है हो रही है। क्लास में और है या बस हम दो ही हैं? क्यों नहीं हो रही हैं बेटा? स्लाइडें तो मैंने शेयर ही नहीं की। स्लाइडें तो आप अपनी खोल लें। चले मैं अपनी स्लाइडें भी खोल देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने तो किसी के साथ भी नहीं शेयर की स्लाइडें, मैं तो वैसे ही वर्बल डिस्कशन कर रहा हूँ। चलो अब शो हो गई होंगी, देखो। तो क्या कंडीशन होती है जब आप सिंप्लेक्स मेथड का जैसे हम एल्गोरिथम डिस्कस मोस्ट कर रहे होते नेगेटिव हैं? देखते हैं तो कि आप उसमें कोई स्टॉप कैसे ना करते हो, हैं? जब आप मोस्ट मैक्सिमाइजेशन का नेगेटिव ना प्रॉब्लम हो। करते हैं तो आप कब स्टॉप जी देखते हैं? तो जब नेगेटिव देखते हैं, जब सारे पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप स्टॉप कर जाते हैं। सही। तो इसी तरह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन का है। तो नेगेटिव हो इसमें आप जाएंगे क्या जी। देखेंगे? जब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप स्टॉप कर जाएंगे। और जब आपके सारे जो आपके वेरिएबल्स हैं वो नेगेटिव, यानी कि आर वाली रो में आपको कोई भी नेगेटिव जब नहीं मिलेगा, तो एंड में आपको ये जरूर मिलेगा कि आपका मिनिमाइजेशन का रिजल्ट जो है, जो आर का जो रिजल्ट होगा वो इक्वल सेकंड टू स्टेप 0 होगा। अगर आर इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब है आपने सही। मिनिमाइज कर लिया। फेज 1 आपका कंप्लीट हो गया, आपने मिनिमाइज कर लिया।
और अगर आर की वैल्यू 0 नहीं आती ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद, तो आप हमेशा से स्टॉप कर जाएंगे। आप या तो आपकी सही। प्रॉब्लम में कहीं गलती है या फिर इस जी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। सर, यहाँ पे ओके, दोनों उसके नेगेटिव आ बाद गए, फेज वन मीन्स का अब ये काम फेज बिल्कुल खत्म हो गया। R1। नहीं ये नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ये वाला जो टेबल आपके सामने शो हो रहे हैं, ये मैंने नहीं सिर्फ सर, बुक हम में से क्या चेक रैंडमली करेंगे, टेबल मतलब रखे हैं। R1 जो है, जब आप खुद कैपिटल पेज पे R1 करेंगे तो R2 शायद जो ये है, रिजल्ट अगर चेंज मतलब आएगा टेबलो में इसका, -1 है, क्योंकि जहाँ पे अगर नीचे ये देखें, मतलब सर अगर इसमें, हाँ जी देखो अब चलें चलें सर, सुन ले। बेसिक R1 और R2 अब आर्टिफिशियल आपके जो पास हमारे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कौन से बचे हैं? नहीं 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 नहीं, अब जो X1 कंसिस्टेंसी X2 ऑफ आर के X4। बाद आपके पास जो बेसिक वेरिएबल बचेंगे, वो आपके पास क्या बचे हैं? x2 x4। तो बेसिकली ये टेबलो ऑप्टिमल नहीं है, ये टेबल उससे बैक वाला, इसके बाद जो है वो टेबल आपको खुद एक और जी टेबल बनाना पड़ेगा। जब आप इसके अगला टेबल इससे बनाएंगे, एक आइट्रेशन और चलाएंगे इसकी, तो आपको जो r होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब x1 की वैल्यू 35, x2 की 65 और x4 की आपके पास जो है वो जी सर। 1 मिलेगी वैल्यू। ये नीचे इसके देखें 21 नंबर स्लाइड पे अगर आप देखें, तो मिनिमम ऑफ आर जो होगा वो आपको ऑटोमेटिकली आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो आर की वैल्यू 0 जी मिल सर। जाएगी। ये प्रॉब्लम जो है ये आपकी बुक में सॉल्व है, लेकिन आधा है। ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको फिर भी समझ में आ जाए कोशिश कीजिएगा खुद, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि मैं ये प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व करके आपका फेज़ 1 जो है वो एटलीस्ट आपके साथ शेयर कर दूं, या मैं अगर आपको कुछ यहाँ से दिखा सकूं कि शायद मेरे पास एम टेक्निक का या 2 फेज़ मेथड का कोई एग्जांपल पड़ा हुआ हो, तो मैं शायद आपके साथ शेयर कर दूं वो। बहरहाल मैं ये, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। तो फेज़ 1 यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ। अब फेज़ 2 स्टार्ट होगा। फेज़ 2 में आपने क्या करना है? फेज़ 2 में आपने सिंपली जो है, फेज़ 2 में हमने सिर्फ सिंपली इसमें करना ये होता है कि आपने जो कंस्ट्रेंट्स हमारे डिज़ाइन हुए हैं, यानी कि जो कंस्ट्रेंट्स जी अब न्यू मिनिमाइजेशन में जो कंस्ट्रेंट्स हमें मिले हैं, यानी कि x1 x2 x3, ये वाले कंस्ट्रेंट हम फेज़ 2 में ले जाएंगे और ओरिजिनल जो z है उसको वापस ले आएंगे। जो ओरिजिनल z है दैट इज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 जी प्लस सर, x2, समझ आ गया। और जो कंस्ट्रेंट्स हमें प्रीवियस स्टेप से मिलेंगे फेज़ 1 से वो लिखेंगे। उनको लिखने के बाद अब आप सिंपल जो है वो सिंपलेक्स का एल्गोरिथम अप्लाई कर लें, 2 फेज का अप्लाई कर लें, जो भी यहाँ पे अप्लाई सर, हो रहा है यहाँ पे तो उसको आप आपने जो सिंपली मतलब एल्गोरिथम टेबल अप्लाई उठाया वो करेंगे, रैंडमली और उठाया एज इट इज उठाया आप तभी आपने मतलब जो बेसिक फेज 2 कैलकुलेशंस का से स्टेप इसको किए तो वो इसी में से x1 और किए, x, लेकिन फर्दर अगर ये सॉल्व हो रहा है तो हम उस वाले टेबल में से उठाएंगे वैल्यूज या इसी में से उठाएंगे? हाँ एग्जैक्टली आप देखें ना, सही। आप बिल्कुल क्यू के साथ चलेंगे। आपको इन लेक्चर्स को सिर्फ लाइट में समझना है कि ये क्या हो रहा है। समझने के बाद आप प्रॉब्लम खुद करें, आप इनको बिल्कुल छोड़ दें, ये रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपके निकल जाएंगे। शायद जी उसके सर। बाद ये स्लाइडें आपको बिल्कुल कवर हो जाएंगी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में बहुत सारे जी सर। टेबल्स मिसिंग है। क्योंकि मैं ये सारा प्रोसीजर दोबारा करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि हम ये चीज़ें कर चुके हैं। 2 फेज में हमने पूरा एग्जाम्पल जी किया, सिंप्लेक्स में हमने कंप्लीट एग्जाम्पल किया, अब सिर्फ स्टेप्स हैं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दे दिए। तो अब आप ट्राई कीजिएगा, खुदा न खास्ता फिर भी आपसे नहीं हो रहा तो डोंट वरी, फिर इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कशन क्लास रख लेंगे, उसमें फिर मैं आपको जो जी है वो सर। कंप्यूटर स्क्रीन पे सॉल्व करके या सॉल्व करके इवन आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आप परेशान ना हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जी सिर्फ सर। आप ले लें कि इसमें किस तरह से होगा। बाकी ये जो प्रॉब्लम है मैंने उठाया है हमदे ताहा से, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हमदे ताहा में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो आप उस सेक्शन को ज़रा ज़रूर पढ़ें। जितनी बार आप हमदे ताहा को पढ़ेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये ऑनलाइन क्लासेस हो गई, वरना अगर ये हमारी फिजिकल क्लासेस होते तो आप लोग देखते कि हम लोग किस तरह से इन चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते। लेकिन अब तो खैर ये कोर्स नियर अबाउट अपनी पुजानी पे पहुंचा है, पूरा होने वाला है। तो मेरे ख्याल में अब आपके क्वेश्चन जी का सर, आंसर हो थैंक गया, यू। आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी।
G38 अब आप सर मेरा अपने आप पहला को क्वेश्चन अनम्यूट ये कर है लें कि और बिग एम जल्दी से जो मेथड भी में आपका क्या सवाल हम है वो पहले हम ही जो डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज करके फिर अगर सारा प्रोसेस करें तो क्या आंसर वही आएगा जो मिनिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के साथ करेंगे प्रोसेस? हाँ, हाँ, उसमें लेकिन फिर आप टेक्नीक वो वाली लगाएँगे। लेकिन उससे अगर आप मिनिमाइज़ेशन, मैक्सिमाइज़ेशन में सही तरह से चेंज कर लेते हैं तो आंसर अच्छा में सर, कोई दूसरा सवाल ये है फ़र्क कि नहीं आना हमारे चाहिए पास और जो आने ग्रेटर आएगा देन भी वाला नहीं, आई होप कंस्ट्रेंट सो। होता है या इक्वलिटी वाला कंस्ट्रेंट होता है उसमें हम आर्टिफिशियल जो हमारा वेरिएबल है वो ऐड करते हैं, हुँ, लेकिन सर लेस देन में या लेस देन आर इक्वल्स टू में नहीं ऐड करते। लेकिन सर अगर हुँ, देखा जाए तो उस हुँ, कंस्ट्रेंट में हुँ, एक कंडीशन ये भी तो है कि x इज इक्वल्स टू, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू हुँ। दोनों हैं, तो सर इसमें आर्टिफिशियल जो वेरिएबल है ऐड ना करने की क्या वजह है? अगर कंडीशन हो इक्वल हो जाए, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू दोनों हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए अब एक तो लेस देन है, इसका मतलब है उस वेरिएबल का जो इन्फ्लुएंस होगा ओरिजिनल से कम होगा। लेकिन एक चीज़ जो ग्रेटर देन आ रही है, उसका इन्फ्लुएंस सिस्टम पे ज़्यादा है, मतलब वो अपनी हद से तजावज़ कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी अगर शुरू-शुरू में ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने एक पोर्शन डिस्कस किया था कि जब हम लोग स्टेप्स को चलाते हैं, सिंपलेक्स का एल्गोरिदम कह लें या ग्राफिकल का एल्गोरिदम कह लें, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो हम एक प्रॉपर वेरिएबल को उसकी किसी हद तक इंक्रीज़ करते हैं। जो स्लैक वेरिएबल आपका होता है वो ऑलरेडी लेस देन वाला होता है, या मैक्सिमम अगर होगा तो वो इक्वल होगा, लेस देन या इक्वल, यानी कि उसका इन्फ्लुएंस अंडर कंट्रोल है। लेकिन जो ग्रेटर देन वाले हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल आप मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम करें तो ग्रेटर देन वाले कंस्ट्रेंट्स तो इन्फानाइट तक चले जाएंगे, प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है। तो इस वजह से जहां पे आपके पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड होते हैं वो तो इक्वल कंस्ट्रेंट या ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ये एल्गोरिदम डिजाइन इस तरह से हुआ है कि आप जब लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल वाले में सर आप जो एक है और वो क्वेश्चन आर्टिफिशियल है कि वेरिएबल ऐड जो करेंगे। हमारा इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, जी जिसमें इक्वलिटी है और कोई भी लेस देन या ग्रेटर जी देन, जी बिल्कुल पूछें। मैं क्या करता हूँ उस कंस्ट्रेंट में स्लाइड हाँ चेंज लाना चाहता हूँ, कोई ना कोई एक हाँ हाँ वेरिएबल है x4 या x5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ और उस लेस देन वाली सॉरी उसे जो है लेस देन वाली कंडीशन पे लाता हूँ, तो क्या फिर भी हम आंसर सेम आएगा और क्या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है ऐड करेंगे? देखें, जब आप इक्वलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो फिर आप एक तस्वीर ना देखें, फिर आप दो तस्वीरें देखें उसकी, फिर उसकी दो पिक्चर्स होंगी। जब आप इक्वलिटी कंस्ट्रेंट को ख़त्म करेंगे तो सिर्फ लेस देन वाली कंडीशन नहीं आएगी, फिर ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी आपके पास अराइज होगी। यानी कि जब आप इक्वल का मतलब ये है कि अब जब आप सॉल्यूशंस बनाते हैं किसी इनइक्वालिटी के, तो उसमें बहुत जगह पे आपको ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि सॉल्यूशन दोनों साइड पे लाई करता है। तो जब आप इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स को मॉडिफाई करेंगे, आप इक्वलिटी कंस्ट्रेंट को नॉट कंस्ट्रेंट जो आपका इक्वलिटी इक्वेशन कंस्ट्रेंट जिसमें हो उसको अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं इनइक्वालिटीज़ में, तो फिर आप उसके लिए दो लेंगे, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। मैंने ऐसा प्रॉब्लम ट्राई नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। उसका फिजिकली टेस्ट वही रहेगा कि आप एक इक्वल की जगह आप दो अल्टरनेट कंस्ट्रेंट्स लिख लें, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। उससे टेक्निकली मुझे लग रहा है कि उसमें फ़र्क नहीं आएगा। मैंने ऐसा प्रॉब्लम ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि उनके रिजल्ट्स में फ़र्क नहीं आएगा या नहीं आना चाहिए। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये प्रॉब्लम, ना ही कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम सामने आया है कि जिसमें इस तरह की कोई कंडीशंस हो। हाँ, लेकिन हमने डुअलिटी में ट्रांसफर किया है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका डुअलिटी थ्योरी है, जो शायद आपने लेक्चर सुने होंगे डुअलिटी थ्योरी के। तो उसमें यही कहा गया है कि अगर आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे प्रॉब्लम को तो उसके रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कर लें, लेस देन वाले कंस्ट्रेंट को ट्रांसफॉर्म कर लें, दूसरी साइड में इक्वलिटी कंस्ट्रेंट को कर सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने पर्सनली ऐसा प्रॉब्लम ट्राई नहीं किया, लेकिन अच्छा सर, समहाउ मतलब मैं कह ऐसे हम सकता हूँ कि अगर उसके सॉल्यूशन में इनइक्वलिटी फर्क नहीं इक्वलिटी आएगा।
आपकी आवाज 38 कट रही है, पता नहीं क्यों। दोबारा से क्वेश्चन पूछें, आपका आधी वॉइस आई है, आधी गायब हो गई। हेलो सर। सर अगर इक्वलिटी को जी जी जी, आ रही है आवाज, बोलें। दो कंस्ट्रेंट हम बनाए, एक लेस देन और एक ग्रेटर देन का, एक कंस्ट्रेंट के साथ भी सर काम चलना चाहिए, क्योंकि एक हम जो है बेसिक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सर ये एक ही देखिए ना, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है ना बेटा, आपको पता नहीं है। देखिए, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट आने की कोई वजह होगी ना। अब आपको ये थोड़ी पता है कि इक्वालिटी कंस्ट्रेंट अगर आया है तो वो सिर्फ लेस देन के लिए था, ऐसा तो नहीं है। आपने कभी भी लेस देन वाले कंस्ट्रेंट को इक्वालिटी में चेंज नहीं किया। तो टेक्निकली जब हम चीज़ों को रिवर्स करते हैं तो हम दोनों कंस्ट्रेंट्स लेंगे, इस तरह से नहीं होगा। तो आपको दोनों कंस्ट्रेंट्स लेने पड़ेंगे, ग्रेटर देन वाला भी, लेस देन वाला भी। ऐसे नहीं है कि आप एक कंस्ट्रेंट ले लें। हाँ, शायद ऐसा कर सकते हैं कि आप एक कंस्ट्रेंट इस तरह से किसी प्रॉब्लम को पिक करें और एक कंस्ट्रेंट को इस तरह से चेंज करके रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेरी एग्जांपल आप कर सकते हैं कि मैं अगर एक कंस्ट्रेंट लेता हूं तो क्या रिजल्ट आता है, अगर दोनों लेता हूं तो क्या आता है, और अगर मैं ग्रेटर देन वाले को ले लूं या लेस देन वाले को छोड़ दूं, तो कंट्रेरी आप चीजें वेरीफाई कर सकते हैं एट योर हैंड। लेकिन टेक्निकली जो स्टफ है वो ये है कि जब आप इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को चेंज करेंगे तो आप दो कंस्ट्रेंट डिजाइन करेंगे, एक लेस ओके देन सर, वाला और एक थैंक यू। ग्रेटर देन वाला। जी, और किसी के ज़हन में कोई सवाल हो? बाबा आप लोग बिल्कुल फ्री होके क्वेश्चन पूछें। आप क्यों नहीं पूछ रहे? सिर्फ 2 स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं फिर? जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, एक क्वेश्चन और आ गया। आई लव टू आंसर तो सर क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन 332। जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर से है। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल सर। फराज बात 18 करें ना आप? फराज, कितनी मार्क्स आई हैं सर आपकी? बस वो उसमें चली गई, रिटिन में जो आपको भेजा था ना 18। 2 कहाँ चली गई? पेपर, सर उसी में गई। क्या? वाइवा तो कंप्लीट, वाइवा में तो कंप्लीट थे। नहीं नहीं, उसमें नहीं गई आपकी, किसी और वजह से गई जी, हों। नहीं 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 नहीं, यस सर। वाइवा में तो आपके 10 थे, मुझे याद है। आपका वाइवा वन ऑफ द बेस्ट वाइवाज दैट यू हैव। लेकिन रिटर्न में मैंने किसी की कोई मार्क सर नहीं फिर तो काटी, यानी 20 कि आउट ऑफ किसी ने 20 होनी अगर चाहिए। तस्वीरें भेजी हैं या पीडीएफ में, तो मैंने किसी की कोई इस तरह से मार्क नहीं काटी। मार्क्स आपकी कटी हैं तो नहीं, 20 नहीं होंगी। मैं यस फिर से सर, चेक कर ये लूंगा सर अगर कोई मसला शायद है के तो। लेकिन सेकंड ही किया आपने था। कहीं ना कहीं कौन सा क्वेश्चन किया था? तीसरा क्वेश्चन किया था, दूसरा किया था? सर सेकंड और थर्ड किया था, फर्स्ट नहीं किया था। सेकंड, फर्स्ट किया था अटेम्प्ट आपने? बहरहाल फिर आपकी कहीं ना गलती होगी। बाकी अच्छा, ये मैंने इस तरह से किसी की मार्क्स नहीं काटी, किसी की भी नहीं, ना सिर्फ आपकी, किसी की कोई मार्क नहीं मैंने काटी। और वो कहीं ना कहीं गलती होगी, नहीं क्योंकि चल। पेपर आपको वापस मिल गया है, तो थोड़ा रिव्यू करो, शायद आपको गलती मिल जाए। आई होप कि आपको मिल जाएगी जब आप जी ढूंढेंगे सर, तो। आप खुद ट्रांसपोर्टेशन रियलाइज कर प्रॉब्लम लेंगे जो कि दो हम अभी मार्क्स पढ़ कहाँ रहे गई। थे उसमें से क्वेश्चन है कि आपने एक एग्जांपल ठीक है, करवाई आप थी, पूछें क्वेश्चन। तो इसमें पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है और डीजनरेट फिजिबल सॉल्यूशन भी होता है। और एक हमने पढ़ा था कि नेगेटिव डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो तब होगा जब एग्जैक्टली, हमारे कभी पास कभी। m प्लस, हमारी एलोकेशन जो है वो बराबर तो होंगी m प्लस n माइनस वन से 1 के इक्वल होंगी, मगर जो है वो इंडिपेंडेंट उसका पोजीशन होगी, यानी कि वो क्लोज पाथ नहीं बन रहा होगा। मगर हमने जो एग्जांपल की थी उसमें हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बन रहा है या फिर नहीं, तो ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा सवाल है फराज। यस सर। इसका मतलब ये है कि यू एट लीस्ट यू आर सीरियस। तो अब देखें, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अब आपको इंडिपेंडेंट पाथ होना और डिपेंडेंट जी होना, ये सर। आपको चेक करना पड़ेगा। आप किसी भी जो नॉन बेसिक सेल है, यानी कि जो आपकी पोजीशंस ना, बेसिक सेल्स हैं जी जो अलोकेटेड है, इंडिपेंडेंट पोजीशंस यही होती हैं कि आप किसी भी अलोकेटेड पोजीशन से स्टार्ट करें पेन से लेके, अगर आप वापस उस पे आ जाते हैं, यस, वापस उसी पे आ जाते हैं, यानी कि सारे के सारे बिल्कुल सही। अलोकेटेड पोजीशंस पे अगर आप वापस आ जाते हैं, तो आपकी डिपेंडेंट साइकिल है।
और अगर आप वापस नहीं आ सकते तो आपकी पैथ्स इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने से ही अंदाजा हो जाएगा प्रॉब्लम को कि हाँ मैं अगर इस पे वापस आ रहा हूँ, यानी कि अब हमने सही। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन हमने क्या करना है, उल्टा सोचना है। हमने बजाय ये कि इसको इंडिपेंडेंट सोचें, हम इसको सोचेंगे ये डिपेंडेंट है, मतलब हम उल्टा सोचें। हम पहले वो पॉइंट्स फाइंड करें जहां से हम रिवर्स वापस आ जाएं। अगर किसी एक भी पॉइंट पे अगर आप वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत सही नहीं है, सर। ये ऑलरेडी डीजनरेसी में चला जाएगा क्योंकि इस पे जी। डिपेंडेंट पोजीशंस हैं। समझ में आया अब मेरी बात? इसको बनाने का आसान तरीका है कि आप किसी जब कोई भी प्रॉब्लम करें तो एक साइड पे कोई पेज लेके, अगर 3 यस बाय सर। 3 का टेबल है तो 3 बाय 3 के 3 खाने बना लें, या 4 बाय 4 का है तो 4 बाय 4 के खाने बना लें। जहां जहां पे अलोकेटेड पोजीशंस हैं वहां पे आप सिंपली एक डार्ट लगा लें अपने पेज के ऊपर। फिर उनको थोड़ा सा गौर से देखें और ट्राई करें कि मैं एक डार्ट से स्टार्ट करके वापस उसी डार्ट पे डार्ट टू डार्ट वापस आता हूं कि नहीं। अगर आप डार्ट टू डार्ट वापस आ जाते हैं, यानी कि अलोकेटेड सेल्स को थ्रो करके आप आ गए, तो आप समझ लें कि मैं सही। डिपेंडेंट पोजीशन पे वर्कआउट कर रहा हूं, मुझे इसके काम करने की यस। जरूरत नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं होगा। समझ गए? तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर सही जरूर है सर, अब आ गया ट्रांसपोर्टेशन का, समझ में। लेकिन ये तो होगा, और हमें सर करना है। क्वेश्चन और भी था कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे? जो जी जी, एग्जांपल और कोई आपने क्वेश्चन करवाई थी आपके जहन उसमें में हो हमने तो बेसिक पूछे। फिजिबल सॉल्यूशन तो फाइंड कर लिया था एंड में, जी जी पूछे। तो उसे ये कैसे करेंगे कि ये ऑप्टिमल है या नहीं? हाँ, ऑप्टिमल देखें, बेसिक फीजेबल सोल्यूशन फाइंड करने के इनिशियल बेसिक फीजेबल यस सर। सोल्यूशन या बेसिक फीजेबल सोल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोगों ने जी। 3 मेथड डिस्कस किए हैं। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, यस सर। दूसरा था वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, और एक था लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड। तीनों कर लिया आपने। जब आपको इनिशियल बेसिक फीजेबल सोल्यूशन का कहा जाएगा तो आप इन तीनों में से कोई भी यस। मेथड अप्लाई कर दें। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई फाइंड इनिशियल बेसिक फीजेबल सोल्यूशन, तो आप इनमें से तीनों में से जो आपका दिल चाहे, अगर आप इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रॉब्लम में गिवन नहीं है कि यस वोगल्स सर। अप्रोक्सीमेशन यूज करो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज करो, तो आप फ्री हैं, कोई भी यूज कर लो। लेकिन इन तीनों में से सबसे जो अच्छा इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन देगा, जो दैट इज वेरी मच नियर टू योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड समहाउ समटाइम्स योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशंस आर सही। सेम, अगर आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। ठीक सर। इन तीनों में से वोगल्स जो है वो सबसे अच्छा है। इनिशियल जी। बेसिक आपने निकाल लिया। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए फिर हमने पढ़े 2 मेथड्स। यस सर, ये तो अभी तक एक मैंने था नहीं पढ़ा स्टेपिंग है। स्टोन मेथड और दूसरा था मोदी मेथड। आपने देखे तो मैं लेक्चर वो भी अपलोड कर चुका हूं, ठीक। वो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप जी। उनसे, अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिला हुआ है, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और आपको सिंपल मैट्रिक्स है, तो आप पहले उसका इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फिर ऑप्टिमल करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह से कर देते हैं कि आपको इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन दे देते हैं, हम कहते हैं कि ये बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन मैंने आपको फला मेथड से निकाल के दिया है, कोई भी हो, वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, अब आप इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करें। तो ऑप्टिमलिटी के लिए फिर आपको 2 मेथड्स हैं आपके पास। मोदी मेथड है, उसको यूबी मेथड भी कहते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं, इसके सारे एक ही नाम है। या फिर आपके पास एक और मेथड है स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो उन दोनों में से आप कोई भी अप्लाई करके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो बड़े मजेदार हैं, अगर आप अपने फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं फॉर नहीं एग्जांपल, सर, अगला क्योंकि तो थर्ड आगे अब ईयर आप है। फाइनल ईयर्स में आ रहे हैं, मेरे ख्याल में अगला सेमेस्टर आपका फाइनल है शायद, अगला थर्ड ईयर है। तो इन फाइनल्स अगर आप चाहें तो आप इसमें अपनी थीसिस, मतलब बैचलर्स की जो थीसिस है वो कर सकते हैं। आप किसी भी आपके इलाके में अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर है आपके इलाके में, या कोई डेयरी शॉप है बहुत बड़ी, या इस तरह के बहुत से आपके अराउंड, अगर आपका कोई अपना फॉर एग्जांपल पर्सनल बिजनेस है, गुड्स का बिजनेस है, तो आप उसमें से ये फिजिकल, ये वाले प्रॉब्लम को सामने रख के वहां से फिजिकल मॉडल जनरेट कर सकते हैं, कॉस्ट लिख सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल सकरंड में आपका एक यूनिट है, एक नवाबशाह में है, एक काजी अहमद में है, तो आप इन तीनों जगह से डिफरेंट जगह पे शिपिंग कर रहे हैं, तो आप उनकी कॉस्ट ऑब्वियसली आपको बाय प्रैक्टिकल फील्ड में जाके पता चलेगा कि नवाबशाह से अगर मैं
फॉर एग्जांपल हैदराबाद एक चीज़ भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ तो उस पर कितना कॉस्ट है। तो आप इनको फिजिकल मॉडल करके बहुत सारा काम कर सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। जी अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, थोड़ा सा इन जी आइडियाज़ को ठीक आगे बढ़ाएं तो आप बहुत सारा काम इसमें कर सकते हैं और बड़ा जी सिंपल है। जी थैंक यू सर। चलें, तो आई होप कि फराज आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब और किसी के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ जल्दी से पूछ लें, डिस्कस कर लें जल्दी से, शाबाश। तो और कोई सवाल आपसे आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो चलें फिर मैं थोड़ा सा 2 थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्कशन क्लास करनी थी। जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे उसके हवाले से मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए। इसका मतलब है आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं। सर नहीं स्क्रीन ब्लैंक है, आपके अभी तो सामने शो बिल्कुल ही हो रही ब्लैक है, होप स्क्रीन है। स्क्रीन शो हो रही है। बताएं फराज, स्क्रीन शो हो रही है? सर हो रही है। अब हो गई है। और शो नहीं हुआ। अभी देखें, अब हो गई है। असल में बारिश की वजह से काफ़ियों के पास इंटरनेट के इशू हैं। बड़े बड़े शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है लेकिन ब्राउजिंग नहीं हो रही है। खैर ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो चलें अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो है जो डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट था, बस 5 या 10 मिनट और डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाइंड अप कर रहे हैं। तो डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कि जो डीजनरेसी है वो बेसिकली किस तरह से आती है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बता दूं ये हैंडआउट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैं टीम्स में अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसमें आपका पूरे का पूरा कोर्स जो है वो बिल्कुल डिटेल के साथ सॉल्व है। जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, प्रॉब्लम इसमें डिफरेंट होंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इसमें काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। अगर आप इसको रिव्यू कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इन नोट्सों को डाउनलोड करके पढ़ें। तो ये काफ़ी बेहतर लिखे हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं टाइपो मिस्टेक्स हैं। तो जब आप इसको पढ़ें तो उन टाइपो मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये हाथ से लिखे हुए हैं। ये सर सनाउल्लाह डेराज ने लिखे हैं, ये उनके हैंडआउट्स हैं। ये एनईडी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का कोर्स है जो हम लोग यहाँ बैचलर्स में पढ़ रहे हैं। ये एनईडी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स का कोर्स है बेसिकली, और इसमें थोड़ी बहुत सर से लिखने में टाइपोज हो गई हैं, उनको आप अवॉइड कीजिएगा, उनको आप खुद पेन से सेट कर लीजिएगा। लेकिन ये बहुत अच्छे लिखे हैं, बहुत अच्छी मेहनत की है सर ने। तो डीजनरेसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डीजनरेसी तब होती है जब हमारे पास m+n यानी कि जो आपके अलोकेटेड नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करके -1 करें, वो आपके ऑक्युपाइड सेल के बराबर आ जाएं। एज वी नो दैट m+n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिक ऑक्युपाइड सेल्स। बट अगर ये बैलेंस होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्वेबल होता है, उसमें डीजनरेसी नहीं होती। लेकिन अगर ये जो है आपके बट इफ द नंबर ऑफ बेसिक सेल इज लेस देन, अगर लेस देन आ जाए यानी कि आपके अलोकेटेड पोजीशंस और m+n-1 का रिजल्ट लेस देन हो, तो इसका मतलब है इस तरह के प्रॉब्लम में आपके पास डीजनरेसी हो जाएगी। और डीजनरेसी का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें सलूशन नहीं होगा, उसमें सलूशन होगा लेकिन उसमें डीजनरेसी हो जाएगी, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और डीजनरेसी जो है वो आपके पास 2 तरह की डीजनरेसी जो है वो पॉसिबल हैं। एक डीजनरेसी जो है वो इनिशियल सॉल्यूशन में होती है आपकी, यानी कि आप जो इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन मिला हुआ है, यानी आपको सॉल्यूशन में एग्जाम में फॉर एग्जांपल मैंने टेबल दे दिया आपको और उसमें इनिशियली मैंने जानबूझ के उसमें डीजनरेसी छोड़ दी, यानी कि एक अलोकेशन कम कर दी। उसमें अलोकेशन कम होगी तो ऑब्वियसली वो इनिशियल बेसिक फीजेबल सॉल्यूशन तो हो गया किसी तरह से, लेकिन उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि उसमें डीजनरेसी अराइज होगी। तो एक तो हम डीजनरेसी इस तरह से रिमूव कर सकते हैं कि इनिशियल में हो, और कभी कभी डीजनरेसी किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे आ जाती है, यानी कि आपका इनिशियली प्रॉब्लम जो था वो डीजनरेटेड नहीं था, डीजनरेसी उसमें नहीं थी, वो सॉल्वेबल था। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें स्टेप्स करते हैं, आप आगे बढ़े और आपने देखा कि एकदम से उसमें डीजनरेसी आ गई, क्योंकि हम हर आइट्रेशन में चेक करते हैं कि कहीं डीजनरेसी अराइज तो नहीं हो रही। जब आपने जिन्होंने ये लेक्चर प्रीवियस इससे 2 पीछे वाले ट्रांसपोर्टेशन के लेक्चर सुने होंगे उनको तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। जिन्होंने 2 लेक्चर वो नहीं सुने किसी वजह से तो कोई मसला नहीं, वो परेशान ना हो, वो उन लेक्चर्स को जब सुनेंगे तो मेरी सारी बातें उनको ये दोबारा से समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि मेरा कहने का क्या मतलब था। तो 2 तरीकों से डीजनरेसी जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं। अब कैसे रिमूव करेंगे मैं आपको वो भी तरीके बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम रिजोल्यूशन ऑफ डीजनरेसी इन इनिशियल स्टेज, अगर आपके पास इनिशियल स्टेज में ही डीजनरेसी है यानी कि आपको फर्स्ट टेबल में ही डीजनरेसी है तो क्या करेंगे,
तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे डीजेनरेसी, अलोकेट कर देंगे अ वेरी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन दैट इज क्लोज टू जीरो, यानी कि हम एक अपनी तरफ से एक एप्सिलॉन जो सैंपल आती है वो एक जगह पे अलॉट कर देंगे किसी भी अनऑक्युपाइड सेल को, यानी कि जो अनऑक्युपाइड सेल हैं उनमें एक सेल को हम लोग अलोकेशन दे देंगे एप्सिलॉन, लेकिन वो जो सेल होगा वो क्या होगा आपका, allocate a very small epsilon to one or more of the unoccupied basic cells so that the number of occupied cells become m plus n minus 1 equal to some basic cells। तो जब आप किसी भी नॉन अनऑक्युपाइड सेल में से चाहे आपको एक एप्सिलॉन लगाना पड़े या दो लगाने पड़े, जितने भी एप्सिलॉन देना चाहें आप अपनी मर्जी से जो है वो एप्सिलॉन दे दें, वहां पे खुद अलोकेट कर दें। लेकिन एक बात यहाँ पे ख्याल रखनी है, जब अलोकेशन करेंगे एप्सिलॉन तो आपने एप्सिलॉन को ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि आपकी जो ऑक्युपाइड पोजीशंस हैं वो डिपेंडेंट ना हो जाएं कहीं। ऐसा ना हो कि आप डीजेनरेसी रिमूव करते करते प्रॉब्लम का इनिशियल स्ट्रक्चर ही बिगाड़ लें। एप्सिलॉन आपने ऐसी जगह पे प्लेस करना है कि आपके पास डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट अराइज ना हो। इन मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इट इज बेटर टू अलोकेट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड मिल जाता है, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का, और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स मिनिमाइजेशन के ही होते हैं, क्योंकि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। तो allocate epsilon to unoccupied cell that have lowest transporting cost, तो आपने lowest transporting cost जो जहां पे हो वहां पे आपने एप्सिलॉन को allocate कर देना है, उस सेल को जो अनऑक्युपाइड था आपने लोएस्ट वाले को ऑक्युपाइड करना है। लेकिन मैंने फिर आपको एक बात बताई, यहाँ पे मैंने आपको की पॉइंट ये बताया कि कहीं लोएस्ट के चक्कर में आप देखेंगे आप जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे आपने बिना सोचे एप्सिलॉन को अलोकेट कर दिया, लेकिन डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट पहले जहन में रखना है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट डिपेंडेंसी वाला होगा कि जो आपकी लूप्स हैं वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पोजीशन पे, यानी कि आपने जो स्मॉलेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चूज करनी है वो कम से कम आप ऐसी जगह पे चूज करेंगे जहां पे डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट ना आए। द क्वांटिटी एप्सिलॉन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। जब आप एंड में प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे, जब हम सलूशन करते हैं, आपको याद होगा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का जब फाइनल सलूशन लिखते हैं हम लोग या इनिशियल बेसिक फीजिबल सलूशन लिखते हैं, तो जो अलोकेटेड पोजीशंस होती हैं उनको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, आखिर में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बनती है। तो जब आप उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू बनाएंगे तो जो एप्सिलॉन वाली है वो वाली वैल्यू आई एम सॉरी, जो एप्सिलॉन वाली वैल्यू है वो एप्सिलॉन, क्योंकि बहुत छोटा नंबर हमने लिया है, वी आर जस्ट गोइंग टू अस्यूम दैट द एप्सिलॉन इज नियर टू जीरो और समहाउ इट इज इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसका इफेक्ट आप खुद ही जी में से निकाल देंगे, क्योंकि ये तो इक्वल टू जीरो था, हमने ये इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ यूज किया था। तो आप इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की डीजेनरेसी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ट्रांसफर्ड एंड ऑक्युपाइड सेल इट डज नॉट अफेक्ट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये बहुत छोटा नंबर है, टोटल कॉस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। The quantity epsilon is used to evaluate unoccupied cell and if we get the optimum solution it will be removed, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा जब आप सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन समझ लें कि दैट इज वेरी मच स्मॉलर नंबर, इट इज जस्ट लाइक इक्वल टू जीरो। फिर आपके पास आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ डीजेनरेसी ड्यूरिंग सोल्यूशन स्टेजेस। सोल्यूशन स्टेज अगर आप सोल्यूशन कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपके पास एकदम से डीजेनरेसी अराइज हो जाती है, तो उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे। To resolve degeneracy which occurs during optimality test, allocate epsilon to one or more of recently vacated cells। यहाँ पे मजेदार चीज ये मिल जाती है आपको, recently vacated cells, यानी आप सेकंड आइट्रेशन में हैं। फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, डीजेनरेसी उसमें शुरू में नहीं थी, आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपने एक फर्स्ट स्टेप किया, आपने दूसरा स्टेप किया, जैसे ही आप तीसरे स्टेप में आए तो आपने देखा कि डीजेनरेसी आ गई। तो रिसेंटली वैकेटेड सेल्स क्या हैं? रिसेंटली वैकेटेड सेल वो हैं जो आप स्टेप 2 में जो थे, अब हम आइट्रेशन 3 में हैं, आइट्रेशन 2 में जो रिसेंटली, क्योंकि हर आइट्रेशन में जब आप आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो एक सेल जो है वो इंटरिंग वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा होता है, एक लीविंग का प्ले कर रहा होता है। तो जो आपने रिसेंटली आपने जो वेरिएबल जीरो किया था स्टेप नंबर 2 में, जो रिसेंटली आपने अभी अभी जीरो किया, यानी कि उसकी एलोकेशन खत्म करके किसी और को एलोकेट किया, ऐसा ही प्रोसीजर होता है। तो आप उसी सेल को जो रिसेंटली वैकेटेड सेल है उसको दोबारा से आप एप्सिलॉन असाइन कर दें, ताकि आपकी ऑप्टिमैलिटी जो है वो जो डीजेनरेसी है वो रिमूव हो जाए वहां पे। तो इस तरह से करके हम लोग जो है वो
डिजनरेसी को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम्स। अब नमाज का टाइम है, शायद नमाज भी पढ़नी है, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है पीछे वाले लेक्चर काइंडली ज़रूर सुन लीजिएगा, उनको समझ लें। फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम दोबारा से उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत मज़ेदार लेक्चर्स हैं, आप उनको सुने, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं। उसके बाद हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो करेंगे, और डीजनरेसी वाले प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर डीजनरेसी आ जाती है तो किस तरह से रिमूव करेंगे, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड कर लें, हम जो अभी डिस्कशन किया उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और अटेंडेंस में डाउनलोड कर लेता हूँ। जब तक आप लोगों की कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, सवाल पूछ लें। हाईएस्ट मार्क्स किसकी हैं ऑपरेशन रिसर्च में? 20 हैं, किसी एक की है मेरे ख्याल में, पर वो नंबर मुझे सर याद नहीं। वो कौन कामरान है? वो बन क्लास गई में हैं जिनकी हाईएस्ट मार्क्स हैं? मैं सर नमाज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वो नहीं है क्लास में। अच्छा, ये क्या चक्कर है, जो क्लास में नहीं बस है वो सर ये पोजीशन पता ले नहीं रहे चलता है हैं, क्या जो क्लास में करें। बैठे हैं उनकी पोजीशन आई नहीं है, ये क्या मसला है? जी सर। नहीं पता चलता। चलें, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह। आप ही का दोस्त है, फिर से मेहनत करें, फाइनल्स में उसके साथ मुकाबला करें, और उसको पता चले कि भाई क्लास लेने वालों में और ना लेने वालों में क्या फ़र्क है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। स्टिल अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर अब जाएं नमाज़ पढ़ें। मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें, थोड़ी सी थैंक मेहनत यू भी सर। करें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आई थिंक अब लीव करना चाहिए मुझे। जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।